हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ तनु। वेलकम टू द सेशन। आज के वीडियो में हम सीडीपी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 13 पार्ट में वीडियो को अपलोड किया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं और अपने तैयारी में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो 14 नंबर वाला वीडियो है। तो मैंने आप लोगों से एक सुझाव मांगा था, लेकिन आप लोगों ने कुछ कमेंट बॉक्स में लिखा नहीं, तो मैं अपने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो मैंने पहले सोचा है कि पेपर 1 के सारे सीडीपी वाले क्वेश्चन करा लूँगी, उसके बाद हम पेपर 2 के सीडीपी वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसके पहले मैंने 4 तारीख की 4 तारीख की पेपर को करवाया था और 5 तारीख का पेपर मैंने पहले ही करवा दिया था। उसके बाद आज जो मैं करवा रही हूँ वो 6 जनवरी 2022 का पेपर है। 6 जनवरी 2022 का पेपर मैं आज करवा रही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पेपर 1 है और सीडीपी वाले पोर्शन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो 30 क्वेश्चन हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि 30 से 35 मिनट के अंदर हमारा ये सेशन ख़त्म हो जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, बच्चों के विकास का क्या क्रम होता है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो बच्चों के विकास का क्या क्रम होता है। अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, या फिर पैर से सिर की ओर होता है, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो आपने जैसे कि पढ़ा होगा विकास के सिद्धांत में ही कि विकास का जो क्रम होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो क्या है, वो बिल्कुल ही सही है। और पैर से सिर की तरफ कोई विकास नहीं होता, सिर से पैर की तरफ विकास के सिद्धांत हो सकते हैं सेफेलोकॉर्डल, तो ये पैर से सिर की तरफ नहीं होता है। और अमूर्त से मूर्त की तरफ भी विकास नहीं होता, हाथ पैर से केंद्र की तरफ, तो ये भी नहीं होता। केंद्र से हाथ पैर की तरफ जो होता है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। और अगला क्वेश्चन है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से होते हैं। बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत ही विविधता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे दोनों ही कथन बिल्कुल ही सही हैं, क्योंकि जिनके परिवार में अच्छी आय होती है तो वहाँ पे बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, खेल के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए भी, और वहाँ पे बच्चों को बहुत सारे मौके दिए जाते हैं। लेकिन जिन परिवार में आय कम होती है उसमें बच्चों के परवरिश पर उतने अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता। मतलब ये बात कहीं ना कहीं ये गैप हो ही जाता है कि जिनकी जो हाई इनकम वाले लोग होते हैं उनके बच्चे अच्छे हाई क्लास स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते हैं उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे या फिर कोई आसपास के स्कूल में पढ़ेंगे जिनमें उतनी बेटर तरीके से शिक्षा उनको बचपन में नहीं मिल पाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। उसके बाद पोषण में भी ऐसी बातें होती हैं कि हाई इनकम वाले लोग बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ खाते हैं। उसके बाद काजू किशमिश ये सब चीज़ें खाते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उन्हें खाना भी मिल जाए तो वो बड़ी बात हो जाती है। तो अंतर तो होता है, ये पहला बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, तो बचपन में बहुत विविधता होती है, तो ये बात भी ठीक है। बचपन की संकल्पना एक ही तरीके का बचपन सबका नहीं होता है। उच्च आय वाले परिवार के बच्चों का बचपन अलग होगा, उसमें भी अलग अलग लोगों का जैसी मेंटालिटी है, कैसा परिवार है, परिवार में मार झगड़े होते हैं तो वहाँ के बच्चों का बचपन अलग ही होगा। जहाँ पे बहुत अच्छा परिवार है, जहाँ पे हमेशा प्रेम भावना से लोग रहते हैं, वहाँ के बच्चों का व्यवहार एकदम अलग होगा। तो कि बचपन की जो संकल्पना है वो सार्वभौमिक नहीं है और बचपन में बहुत ही विविधता है। तो वो दोनों ही ऑप्शन सही है और व्याख्या भी सही है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। और अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। एक मटर उठाना सीखता है, यह उदाहरण किसका है। एक बच्चा है, पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ को पकड़ना सीखता है, एक हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी
पकड़ने का इस्तेमाल करके एक मटर को उठाना सीखता है। पहले उसके ग्रॉस की चीज़ें मतलब डेवलप होती हैं, उसके बाद फिर उसके फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है इसमें हमें इंग्लिश वाले ऑप्शन को देखना ही होगा कि ये कौन सा डेवलपमेंट का ये कौन सा फेज़ है। तो डेवलपमेंट का ये कौन सा फेज़ है, तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल होगा। प्रॉक्सिमो डिस्टल होगा, मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है कि विकास क्या होता है के प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, विकास केंद्र से बाहर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है विकास। मतलब पहली बात तो ये है कि इनको पहले फाइन मोटर स्किल का विकास होता है, पहले ग्रॉस मोटर स्किल का विकास होता है, फिर फाइन मोटर स्किल का विकास होता है। डेवलपमेंट जो होता है हमेशा ग्रॉस से फाइन की तरफ चलता है, ये बात तो आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन ऐसे ही बहुत बार पूछा गया है कि डेवलपमेंट किस दिशा में होता है, तो डेवलपमेंट जो है वो ग्रॉस से फाइन की तरफ होता है। तो यही यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल पकड़ना सीखता है और उसके बाद चिमटी पकड़ने का इस्तेमाल करके एक मटर को उठाना सीखता है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, क्योंकि शीर्षगामी का मतलब है कि सिर से पैर की तरफ, तो ऐसा विकास तो हो नहीं रहा है, ना तो ये साम्य धारणा है और ना ही जो लास्ट ऑप्शन है वही है। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक होगा। यहाँ पे समीप दूराभिमुख इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे और प्रॉक्सिमो डिस्टल जो है वो इंग्लिश में बोलेंगे, और उसका मेन थीम क्या होता है, केंद्र से बाहर की तरफ जो है वो विकास होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अजीब ही लग रहा है, क्योंकि और इसके लिए ऑप्शन ये नहीं रखना चाहिए था। और अगला क्या है कि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावक से ही सीखते हैं। बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य, रीतियाँ केवल वर्ड जो है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि समाजीकरण के बारे में हम प्राइमरी के बारे में भी सीखते हैं और सेकेंडरी समाजीकरण के बारे में भी सीखते हैं। तो प्राइमरी में तो हमारा परिवार आता है, और उसके बाद सेकेंडरी में स्कूल हो गया, उसके बाद मीडिया हो गई, समुदाय हो गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो केवल अभिभावक से ही बच्चे सीखते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। अभिभावक से सीखते हैं लेकिन केवल अभिभावक से सीखेंगे, ये गलत है। और अगला है कि बच्चों का समाजीकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल ही गलत है ये। बच्चों का समाजीकरण जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है, रैखिक या सरल प्रक्रिया नहीं है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जिस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती हैं। किस अवस्था में, चारों ऑप्शन में से, मतलब कि वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती है। तो ये पियाजे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो संवेदी चालक अवस्था होगी, पूर्व संक्रियात्मक होगी, मूर्त संक्रियात्मक होगी और अमूर्त संक्रियात्मक होगी। तो पहला और लास्ट वाला स्टेज तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वस्तु स्थायित्व की समझ उनके अंदर अब बन चुकी है कि वस्तु अगर को छिपा दिया गया है तो लेकिन उसका फिर भी अस्तित्व है। अमूर्त भी नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी हाई स्टेज हो जाएगी, और मूर्त भी नहीं होगा। लेकिन परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर भी निर्भर करती है। तो ये क्या होगा, इसका बी ऑप्शन होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा। इसका क्या आंसर होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा, बी होगा। वस्तु स्थायित्व की समझ बना लेते हैं लेकिन यह नहीं समझ पाते कि ये जो क्रियाएं हो रही हैं वो परिवर्तनीय है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है, और मतलब वो रिवर्स नहीं जा पाते हैं पूर्व संक्रियात्मक में। और अगला है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के लिए एक शिक्षक को मूर्त संसाधन और बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रम संबंध को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना बिल्कुल ही गलत है।
अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए तो गलत है, क्योंकि हम प्राइमरी के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कि 2 से 7 साल तक की अवस्था के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मूर्त जब बच्चा देखेगा तभी वो जान पाएगा, अमूर्त चीज़ों के बारे में वो सोच ही नहीं पाएगा। यहाँ पे परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्या को सुलझाने के लिए मौके मुहैया कराना, तो ये भी बहुत हाई लेवल की थिंकिंग होगी, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा कि मूर्त संसाधन व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पाढ़ का सही उदाहरण क्या है। पाढ़ का मतलब है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का दूसरा नाम क्या होता है? हेल्प होता है। तो उसका सही उदाहरण क्या है? सवालों के जवाब बताना, या फिर संकेत और इशारे देना, भौतिक पुरस्कार देना, उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सवालों के जवाब बताना हेल्प नहीं है, आप तो पूरे तरीके से उसको बता दे रहे हैं। भौतिक पुरस्कार देने की बात भी नहीं है और उद्दीपक अनुक्रिया की भी बात नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन है कि संकेत और इशारे देना, जिससे कि बच्चे थोड़ा बहुत मतलब हिंट से पकड़ पाएँ, और मतलब कोई हिंट देना बच्चों को, संकेत देना, इशारे देना, कोई की पॉइंट पकड़ाना कि आप उसके बाद अपना ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि स्कैफोल्डिंग का उदाहरण क्या होगा? संकेत और इशारे देना। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, तो ये केवल वर्ड इसको गलत कर रहा है। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है, तो इनाम की बात लेव वाइगोत्स्की तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जाता है, तो निष्क्रिय तरीके की बात ये बिल्कुल नहीं करते, ये सक्रिय तरीके की बात करते हैं। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो क्या है? वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लॉरेंज कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे ज़्यादा जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। मानवाधिकार और न्याय जो है वो क्या है? वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, भले ही वो सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो चारों ऑप्शन में से आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, तो ये तो होगा नहीं, ये तो लेवल 1 है। अच्छा लड़की अच्छा लड़का ओरिएंटेशन, अधिकारिता और सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं कि लॉरेंज कोहलबर्ग के अनुसार प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर मानवाधिकार और न्याय सबसे ज़्यादा, मानव का अधिकार और न्याय सबसे ज़्यादा जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा सबसे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वाला जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि कानून से ऊपर जो है वो मानवाधिकार है और न्याय है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो आपने ये सब तो तैयार कर ही लिया होगा, क्योंकि आपको 4-5 चीज़ें ही तैयार करनी थी। मैंने बोला था अगर आपने तैयार किया होगा तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं हो रहे होंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होगा? एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो है वो एक सरल प्रक्रिया है। अधिगम कभी भी कोई सरल प्रक्रिया नहीं होती, अधिगम जो है वो हमेशा एक जटिल प्रक्रिया होती है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। अगला ऑप्शन अगर देखें कि केवल औपचारिक अनुदेशन के द्वारा ही होता है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये। परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है, बिल्कुल ही गलत है। आपको एक पॉइंट में इसको याद रखना है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो है वो क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना
माना है, एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा सही है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप देख ही सकते हैं कि हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है। इन्होंने 8 से 9 टाइप के इंटेलिजेंस की बात की है। तो उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से इंटेलिजेंट होता ही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। और अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी को भी नहीं करते, अंग्रेजी को भी नहीं करते, संस्कृत को भी नहीं करते, क्योंकि इंडिया में हर जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। नॉर्थ में हिंदी चलता है, तो साउथ में तमिल, मलयालम, तेलुगु ये सब भाषाएं चलती हैं। ईस्ट में कोई और भाषा चलती है। मतलब हर जगह की अपनी अपनी भाषाएं हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक भाषा को लेकर नहीं चला जा सकता है। तो इन्होंने प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश का माध्यम बताया है? तो मातृभाषा और घर की भाषा को। मातृभाषा को उन्होंने निर्देश का माध्यम बताया है कि हम जो भी भाषा बोली अपने घर में यूज़ करते हैं, अपने मतलब एरिया में यूज़ करते हैं, तो वो बोली जो है बच्चों को बचपन में उन्हीं बोली से बच्चों को पढ़ाई में इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि बच्चों को ये सब बहुत औपचारिक ना लगे और बच्चा अपने एक सहज माहौल में चीज़ों को सीख सके। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत आपको डीप में पढ़ के जाना है। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषताएं हैं? आप यहाँ पे देखेंगे लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषताएं हैं? व्यवहारवादी कक्ष की विशेषताएं हैं, समाजवादी, शिक्षक केंद्रीय या फिर व्यवहारिक। तो यहाँ पे लचीलापन है और अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना, तो आप देख ही सकते हैं कि सामाजिक संरचनावादी ये होगा। क्या होगा? ये सामाजिक संरचनावादी कक्ष होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने में मदद करेगा। व्यक्तिगत विभिन्नता को हमें ध्यान में रखना है। मानकीकृत और एक समान, तो हम विभिन्नता को ध्यान में नहीं रख पाएंगे। पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित हो, तो बिल्कुल ही गलत है ये। पूरी तरीके से पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित हो, बिल्कुल एक्सट्रीम ऑप्शन जो है वो भी गलत ही होता है। संलग्न व संदर्भित हो, जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है। ये संलग्न हो मतलब इंगेज्ड हो, और उसके बाद कॉन्टेक्चुअल हो, इंगेजिंग हो और कॉन्टेक्चुअल हो, मतलब बच्चे उसमें संलग्न रह पाए, अपने ध्यान को लगा पाए और उनके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, मतलब उनके आसपास रियल लाइफ, उनके परिवार समाज से जुड़ा हुआ चीज़ हो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है कि और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आए हैं और वो भी कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो रटने की क्षमता का परीक्षण करना, तो रटने की क्षमता का परीक्षण कर तो बिल्कुल ही नहीं करना होता। पुनर्उत्पादन व याद रखने की क्षमता को मापना, तो ये भी नहीं है। और बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, करना, ये बात ठीक है। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बनाना, तो ये भी बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में हेल्प करना, तो सी ऑप्शन जो है वो क्या है, वो बिल्कुल ही सही है। अगला क्या है 16 नंबर वाला क्वेश्चन कि समावेशन का क्या अर्थ होता है? समावेशन का क्या अर्थ होता है? सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, तो यही समावेशन का मतलब होता है। यहाँ पे अदर ऑप्शन अगर देखेंगे, समावेशन का मतलब है कि उनका जो भी सोशल पर्सपेक्टिव है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, शारीरिक पर्सपेक्टिव है, सबको छोड़कर सबको एक समान तरीके से देखना, एक ही क्लासरूम में पढ़ाना, एक ही तरीके से उनको मतलब सुविधाएं प्रदान करना, ये सब चीज़ें। अगर किसी को एक्स्ट्रा की ज़रूरत है तो उसको एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड करवाना। तो और दूसरा क्या है कि अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, और उसके बाद भेदभाव को बढ़ावा देना,
तो भेदभाव अनुचित प्रयास को अनदेखा तो नहीं कर सकते और भेदभाव को बढ़ावा भी नहीं दे सकते। असहिष्णुता, मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना ये भी गलत है। भागीदारी और जुड़ाव के समान अवसर देना, तो यहाँ पे ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से लेकर सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। हर विद्यार्थियों को पहचाने और उनका सम्मान करे, प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता दे, शिक्षण की सामग्री में विविधता को शामिल करें और कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का कक्षा में क्या करें सांवेदिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। तो यहाँ पे ये बात यहाँ पे हमें बचना है जिससे, तो इससे तो नहीं बचना, ये तो सही पॉजिटिव है, तो ये आंसर नहीं होगा। शिक्षण सामग्री में विविधता का शामिल करना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी आंसर नहीं होगा। सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास, ये भी आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन होगा कि प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभव को प्राथमिकता देना, ये तो गलत है, क्योंकि हमें मतलब कि हम सभी प्रकार के बच्चों को शामिल कर रहे हैं अपने क्लासरूम में, तो हमें सबको महत्व देना होगा। प्रभुत्वशाली समूह के अनुभव को अगर हम प्राथमिकता देंगे तो और बच्चे जो है वो पीछे छूट जाएंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। तो इस पे हम समय नहीं गंवाएंगे। डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित रीडिंग डिसऑर्डर है ये। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने से प्रभावित होगा। अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में कौन सा प्रभावी होगा। अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा की अनुमति दे, केवल वर्ड से ये गया ऑप्शन। और विफलता का आरोपण करने की कमी को माने, बहुत लंबे और बारंबार दत्त कार्य दे और सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा कि जो बच्चे जो है वो अधिगम में अक्षम हैं उनके सुगमता के लिए हम उन्हें कई ऑप्शन प्रदान करें आंसर बताने के लिए। एक तरीके से नहीं बता पाया तो उसको दूसरा तरीका दे कि आप इस तरीके से भी अपने आंसर को बता सकते हैं। अगर वो बोल के नहीं बता पाया तो किसी और तरीके से बता सकता है, जैसे भी बता पाए उसको वो बता पाए, बस उसको मौके देने चाहिए, ये नहीं कि उसको डांट कर हटा देने चाहिए। अगला है कि प्रतिभावान विद्यार्थी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, अपने आयु स्तर के नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं। अगर वो प्रतिभाशाली है तो अपने आयु के नीचे के बच्चों के क्वेश्चन को वो हल कर लेगा। सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ऐसा भी नहीं है वो जटिल कार्यों को और चुनौतियों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। में मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, तो ये भी बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे ए ऑप्शन है कि जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सहज अनुमान लगाने के लिए बच्चों को हमेशा ही प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, दंडित भी नहीं करना चाहिए और अवरुद्ध भी नहीं करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। और विभिन्न उप संप्रत्यय के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बताना और अधिग्रहित जानकारी से को नई समस्याओं पर लागू करना, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन दिख ही रहा है कि ये ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है कि किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है, जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है, यही ऑप्शन एकदम ठीक होगा। यहाँ पे बी देखें तो जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, ये गलत है। जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो वो भी नहीं होगा। जो अमूर्त से सरल की ओर हो ये भी नहीं होगा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा कि जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हुआ हो। और उसके बाद अगला है कि 24 नंबर वाला क्वेश्चन
कि सार्थक सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्या महत्वपूर्ण है। कक्षा में प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, प्रतिस्पर्धी संस्कृति का विकास करना, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है। बच्चों के विचारों और अनुभव को जगह देना, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना और ऐसे उदाहरण देना जो बच्चों के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है क्लियरली कि बी ऑप्शन जो है सही है, जहाँ पे बच्चों के विचारों और अनुभव को महत्व दिया जाए। उसके बाद विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय को पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। उन्हें दिए गए उदाहरण से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। पहले जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करें, फिर सरल चीज़ों की ओर बढ़ें। नई जानकारी को पिछले की जानकारी से जोड़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 25 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। पहले जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़े, तो गलत है। हमारा ये टीचिंग का सूत्र ही है कि सरल से कठिन की तरफ जाना है, ना कि कठिन से सरल की तरफ जाना है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो हमें हमेशा इससे बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उनकी मदद की है। ऐसा करने में विद्यार्थी किसका विकास कर रहा है। विशिष्ट जानकारी याद करने पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात की ओर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद किया है। तो ऐसा करने से विद्यार्थी में किसका विकास हो रहा है, विलंबित नकल का, तो ये तो नकल का विकास नहीं हो रहा। आत्मकेंद्रियता ईगोसेंट्रिज्म का भी नहीं हो रहा है। अति औचित्य का भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे मेटाकॉग्निशन अधिसंज्ञान का विकास बच्चा कर रहा है, मतलब खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि अधिसंज्ञान का विकास हो रहा है यहाँ पे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। और अगला है कि लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कलन विधि कहते हैं। तो आप इसको लिख के रख लेंगे कि लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहते हैं, तो कलन विधि कहते हैं। एल्गोरिदम बोलते हैं। आप इसको अच्छे से लिख के याद कर लेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ उनके बारे में क्या बताती हैं। बच्चों के मन में जो भी भ्रांतियाँ होती हैं चीज़ों को लेके, वो क्या बताती हैं बच्चों के बारे में। अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच बताती हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। उच्च क्रम की भावनाओं और बौद्धिक क्षमताएँ बताती हैं, या फिर अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ को बताती हैं, या फिर गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार बताती हैं। तो एक अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच, ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, तो ये नहीं होगा। उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी बहुत एक्सट्रीम चला गया। और डी भी नहीं होगा कि ये कोई संज्ञानात्मक बीमारी या कमी नहीं है, ना ही कोई तंत्र संबंधी विकार ही है। यहाँ पे सी ऑप्शन होगा कि अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ बनाती हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। कौन सी स्थिति विद्यार्थी में गर्व का कारण बनती है। जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाए, जब असफलता का कारण दूसरों को माना जाए, जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाए, जब सफलता का कारण दूसरों को माना जाए। तो विद्यार्थी जब गर्व की भावना तभी अनुभव करेगा जब सफलता का कारण स्वयं को मानेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण सबसे पहला यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मेरे अंदर से जब ये आता है कि मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे ये चीज़ें समझनी है, तो वो आंतरिक प्रेरणा होगा। अगला क्या है कि मुझे शिक्षक के द्वारा दंड दिया जाएगा, तो ये एक्सटर्नल होगा, ये एक्सटर्नल होगा, इंटरनल नहीं होगा। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाने के लिए अध्ययन करना है, ये भी एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। और मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना, ये भी एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। और
अब हम 6 जनवरी 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ अगले दिन बढ़ेंगे और अब इसके बाद एक ईवीएस की वीडियो आएगी, फिर उसके बाद सीडीपी की। इस तरीके से वीडियो आपको मिलती जाएंगी और जैसे ही एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होगा तो हम ज़्यादा वीडियोज़ को अपलोड करते जाएंगे। तो अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट